मोदी जी सत्ता के लिए ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। मैंने किसी को कहा अब मैं 2029 की किताब नहीं लिख सकता क्योंकि अब इंफॉर्मेशन जिस तरह से इतनी कम आती है बाहर। ब्रिजभूषण शरण सिंह और योगी के बीच में बड़ी पुरानी 36 का आंकड़ा है। विपक्ष में उतनी ताकत ही नहीं है, न साधन है, न ताकत है, न नेतृत्व है, न विचारधारा है भाजपा के साथ लड़ने के लिए। यहाँ 80% 90% आप मोदी जी और बीजेपी को दिखाते हैं प्राइम टाइम पर परसेंट ऑपोजिशन। 2014 में जितना मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करता था, अगर 2024 में करता तो हालात और अलग होते क्या? ये सवाल है। आपने नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से देखा है, बहुत साल से देखा है, और अमित शाह को, दोनों में ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है? इस तरह के सवाल पूछकर आप मुझे और परेशानी में डालेंगे। तो योगी जी की कुर्सी 2027 तक सेफ है? योगी को भी हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हटाना और हराना दोनों ही मुश्किल है। ममता दीदी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और बिहार में आज की तारीख में एनडीए को हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। एक व्यक्ति हमने बात नहीं की, आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल लेकिन अरविंद केजरीवाल दोस्त नहीं, मैं ये कह रहा था एक समय में यूपी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती यूपी हारना। नमस्कार, आज मेरे साथ हैं राजदीप सरदेसाई, जिनको आप जानते हैं। राजदीप सरदेसाई की जो वाणी है वो धारदार है, जब वो लिखते हैं तो और भी कमाल लिखते हैं, और हाजिर जवाबी का तो इनके जवाब ही नहीं है। राजदीप की एंकरिंग आप शायद 89 से चुनाव करना शुरू किया है। संजीव जी, पहले तो साहित्य तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने कहा 89 नहीं, मैंने पत्रकारिता 88 में शुरू की, पर तब मैं लिखता था टाइम्स ऑफ इंडिया में। 88 अक्टूबर या नवंबर में शुरू की, शायद अपॉइंटमेंट लेटर अक्टूबर में मिल गया और ज्वाइनिंग डेट थी नवंबर 1, नवंबर 88। चुनाव अब तक आपके हो गए तो 89 पहले, आपकी बात वो सही है कि 89, हाँ, पहला चुनाव 89 का चुनाव था। और वो बड़ा एक तरह से बहुत ही, हम जब चुनाव देखते हैं देश के आम चुनाव, 89 बहुत बड़ा चुनाव था संजीव। आपको याद होगा वीपी सिंह वाला चुनाव बन गया। एक तरफ राजीव गांधी पर आरोप लग रहा था बोफोर्स का, तो राजीव गांधी और कांग्रेस बैकफुट पर थे। वहीं वीपी सिंह जो कांग्रेसी थे वो एक तरह से एक नया कोलिशन खड़ा करते हैं, जन मोर्चा नाम रखी होती थी। हाँ, मुझे अभी भी याद है संजीव कि एक रैली हुई उनकी। वैसे मैंने कहा एक ही साल था प्रोफेशन में, लेकिन मुझे भेजा गया। रैली भिंडी बाजार मुंबई में थी, क्योंकि तब वीपी सिंह के साथ मुसलमान जो थे कई बहुत बड़े तादाद से, हाँ, और मिडिल क्लास भी उनके साथ था और मुस्लिम समाज। तो वहाँ जब वो रैली कर रहे थे, बीच में उन्होंने एक इस तरह का एक पेपर निकाला अपने पॉकेट से और कहा इस पेपर पे मेरे पास वो बोफोर्स का अकाउंट नंबर है, स्विस बैंक अकाउंट, जहां राजीव गांधी के पैसे हैं। बाकी किसी ने पेपर देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन देखिए उसका उनको काफी फायदा हुआ उस पूरे चुनाव में। तो वो एक महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि और एक बात, वो चुनाव था जहां बीजेपी एक तरह से उभर कर आई। वही बीजेपी जो 2 सीटें लाती है 84 में, इस बार एक मेजर पार्टी बनकर आ जाती है। लेफ्ट भी वीपी सिंह का साथ होता है और राइट भी वीपी सिंह का साथ लेता है और सरकार बनाते हैं। हालांकि राजीव गांधी, बहुत कम लोग इस बात को जाने कि राजीव गांधी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आई उस वक्त भी आई, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है 190 या 192 आई। उन्होंने कहा नहीं, मैं सरकार नहीं बना। पर वो जो चुनाव था वो एक तरह से वीपी सिंह, एक तरह से उन पर वो केंद्रित था। और क्योंकि हम किताबों की बात कर रहे हैं, उनके एक दोस्त हुआ करते थे मुंबई में, सुदर्शन लोयल का, वो किताब की दुकान, वहाँ उनके एक पुस्तकालय या पब्लिशिंग था। तो उन्होंने वीपी सिंह को अपने घर बुलाया था। तो हम सब जितने पत्रकार थे वो वीपी सिंह को एक तरह से पुस्तकालय कहिए या वहाँ पहली बार मिले थे। और मेरे लिए बड़ी बात थी यार, ये तो कैंडिडेट है प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए और वो हमें सबको मिल रहा है। लेकिन वीपी सिंह बड़े चतुर नेता थे। वो उन्होंने हवा कैसी बराबर परख ली थी या कैसी बनाई जाए, ये उनको अच्छी जानकारी थी। दोस्तों, हमने जो बातचीत शुरू की, मैंने इसलिए सवाल पूछा राजदीप से क्योंकि 1989 से अब तक हर चुनाव उन्होंने देखा है और मैंने भी देखा है। ये किताब
2024 के चुनाव पर राजदीप की आई है 2024 डेमोक्रेसी की जीत। सबसे पहले तो राजदीप बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए और इतनी जल्दी इसको हिंदी में लाने के लिए। ये एक कमाल की बात है। यूजुअली होता यह है कि हिंदी की किताब बहुत देर के बाद आती है, तब तक अगला चुनाव आ जाता है। आपने ये अच्छा काम किया कि कुछ महीनों के बाद ही आप हिंदी की किताब ले आए अंग्रेजी के। संजीव, इसके लिए मैं 2-3 लोगों को श्रेय दूंगा। पहले तो मेरे दोस्त विजय त्रिवेदी, बहुत अच्छा अनुवाद किया है। विजय जी को बहुत बहुत बधाई, कमाल का अनुवाद है। देखिए, विजय त्रिवेदी जैसे बहुत कम लोग हैं जिनकी राजनीतिक पकड़ इतनी। उन्होंने वाजपेयी जी पर किताबें लिखी है, आरएसएस पर किताबें लिखी है, लेकिन मैं उनको जानता हूं। जब मैं दिल्ली आया 94 में पहली बार, मुझे लगता है विजय जी और मैं पहली बार 95 में मिले, वो एनडीटीवी के ऑफिस में मिले। लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हिंदी भाषिक का प्रोग्राम है, लेकिन ज़्यादातर हम जो अंग्रेज़ी पत्रकार हैं ना, हमारी इतनी राजनीतिक पकड़ नहीं है जितनी हिंदी पत्रकारों की है, खासकर कि हिंदी हार्टलैंड जिसे कहिए, यूपी, बिहार, वहाँ की राजनीति पर। तो विजय जी से मैं बहुत सीखा। तो मैंने जब उनको कहा कि आप लिखिए, वो तो तुरंत मान गए। और हार्पर कॉलिंस ने भी जो आपने बात कही वही कहा कि हिंदी में निकालते हैं जितनी जल्दी हो सके। आज तो वैसे एआई का ज़माना है, आप एआई के ज़रिए भी ला सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है बिल्कुल जो किसी एक व्यक्ति के लिखने में। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना है कि भारत में जितनी भाषाएं हैं, जितनी भाषाओं में आप लोगों तक पहुंच पाए उतना अच्छा होता है। आजकल मैं देखता हूँ भाषा पर लड़ाई हो रही है कि मैं तो समझता हूँ आपके पास जितनी भाषाएं आप सीखे वो आपकी ताकत है। आप मुंबई में मैं देख रहा हूँ लड़ाई हो रही है मराठी पर एक बार फिर। तो मैं कहता हूँ मराठी भी सीखिए, अंग्रेजी भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, तीनों भाषाएं सीखकर आगे निकलिए। इसका एक तो पढ़ते हुए, अनुवाद पढ़ते हुए मुझे ये नहीं लगा कि मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये विजय जी को और इतना खूबसूरती से उन्होंने उसको लिखा है। अब मैं आता हूँ किताब पर। राजदीप, ये किताब दरअसल अगर आप 2019 से, राजदीप ने 2014 पे किताब लिखी, 2019 के चुनाव पे किताब लिखी और 2024 के चुनाव पे, मुझे लगता है कि ये आपका सबसे बेहतरीन काम है। तीनों किताबें मैंने पढ़ी हैं। ये सबसे बेहतरीन इसलिए क्योंकि इसमें जितनी इनसाइड स्टोरीज है ना, वो पहली दोनों किताबों में उतनी इनसाइड स्टोरीज नहीं है। क्या हुआ, इतनी अंदरूनी कहानियां आपको कैसे मिल गई इस किताब में? मैं थोड़ा आपसे इत्तेफाक रखूंगा। मुझे लगता है 2014 में ज्यादा कहानियां थी उस तरह से, वो थोड़ा रेसी था, बेस्ट सेलर टाइप बुक लिखा था। और उस समय बहुत कहानियां हुई थी। अन्ना का एजिटेशन हुआ था, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री का जो समय था, नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं, तो मोदी जी पर बहुत कहानियां थी। 2019 में मुझे लगता है हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से किताब लिखी इन टर्म्स ऑफ जो एनालिसिस हुआ। इसमें मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बन गया एनालिसिस का और कहानियों का, और इसलिए शायद ये किताब लोगों को बहुत पसंद आई है। क्योंकि लोगों को, मुझे चाहिए लगता है संजीव जी, आप कहानियां लिखते हैं तो लोग कहानी चाहते हैं और कहानियों के साथ एनालिसिस भी चाहते हैं, लेकिन एनालिसिस थोपो मत हम पर। आप हमें पहले कहानियां बताओ और उन कहानियों के जरिए अगर आप हमें कन्विंस कर पाओ या एनालिसिस कर पाओ तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है। और ये पिछले 5 साल में, यानी 2019 से 2025 अगर आप लीजिए, कितना कुछ बदला है। कोविड हुआ, आर्टिकल 370 हटाया गया, राम मंदिर बना, किसान आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। कितनी सरकारें एक तरह से 370 हटी। नहीं, देखिए, धारा 370 हटी। अगर आप मुझे 10-15 साल पहले कहते कि धारा 370 हट जाएगी इतनी आसानी से, तो हम कहता, सवाल उठता। राम मंदिर, इतने सालों से हम सुन रहे थे राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया। कोविड जैसी महामारी, किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमारी जिंदगी के 2 साल एक तरह से चले जाएंगे और ऐसे कि हम सब मास्क पहनकर चलेंगे। तो किसान आंदोलन, हमें तो लगा कि किसान तो खत्म हो गए। वो तो लोग पुराने जमाने में महेंद्र सिंह टिकैत की बात करते थे अब, बिल्कुल। और फिर उसी समय चीन के साथ भी एक तरह से टकराव होता है गलवान में। तो ये सब अगर हम एक साथ जुड़ कर ले तो ये 5 साल बड़े ड्रामेटिक रहे। क्यों बोला राजदीप कि इस किताब में किस्से ज्यादा हैं? 2014 में क्या था, किस्से ओपन थे, कोई रोक नहीं लगाता था किसी कहानी पर। पिछले 10 सालों में हुआ ये कि इंफॉर्मेशन रोक दी गई।
अंदर क्या हो रहा है वो बाहर नहीं आ रहा था। तो जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता, अच्छा ये हो रहा था, ये हो रहा था। तो दोनों में ये फर्क है। आज हमें नहीं पता चलता कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, कि 1.5 साल में बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना, किसी को नहीं पता है। इसीलिए मैंने किसी को कहा अब मैं 2029 की किताब नहीं लिख सकता, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन जिस तरह से इतनी कम आती है बाहर, तो उसका कोई उस तरह का फायदा नहीं होता। पर आपने बिल्कुल सही बात की। 2014 के पहले, खास करके 2009 और 14 के बीच में सब कुछ खुलेआम हो रहा था। मुझे अभी भी याद है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा लाइफ में। एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग थी, जो सब संपादक बैठे हुए थे आईआईसी में। हमने प्रणब मुखर्जी, जो उस समय मुझे लगता है देश के वित्त मंत्री थे, 2012 की वे राष्ट्रपति होने के पहले, उनको हमने बुलाया था लंच के लिए। और उसके पहले वो लंच के पहले हमें भाषण देने वाले थे और उसके बाद लंच था। 10-15 मिनट उनका भाषण शुरू हुआ। उनके पीएस मेरे पास आते हैं, मैं वहीं डेस्क पर बैठा था। कहते हैं, सर दादा को निकलना है। मैंने कहा निकलना है? अभी 15 मिनट हुए हैं, वो आधा घंटा बोलने वाले हैं, उसके बाद लंच है। नहीं, लंच तो कैंसिल है, उनको कहिए जल्दी खत्म करें। तो जो आधा पौन घंटे की स्पीच थी, उन्होंने 20-25 मिनट में खत्म करनी पड़ी। मैंने उनको चिट भेजा, यू हैव टू गो समवेयर। उसके हम लोग लंच खा रहे हैं, उसके बाद दादा निकल गए। लंच खाते खाते टीवी पर सडनली ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। उस हॉल में टीवी था, वहां ब्रेकिंग न्यूज, प्रणब मुखर्जी एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर क्यों? रामदेव को मिलने। मैंने कहा बाप रे बाप, रामदेव को मिलने देश के वित्त मंत्री पहुंच जाते हैं, और उनके साथ और 2-3 मंत्री थे। अब मैं सोच, अब वो सब खुलेआम हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई ये गुप्त हो रहा है। ये सब दुनिया के सामने 24 घंटे टीवी के सामने। आज अगर ये भी होता तो सरकार ये गुप्त तरीके से करती। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2009 और 14 के बीच में ये जो कहानियां थी, हालांकि मुझे लगता है ये कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो एक तरह से आसान था उस कहानियों को लाना। अब बहुत मुश्किल हो गया। तो उस तरीके से जो, और इस बार मैंने 2.5 साल से इस पर काम करना शुरू किया, 2022 के एंड में शुरू किया था, तो समय भी थोड़ा ज़्यादा लिया, और इससे मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ। इस किताब को पढ़ रहा था, उसी बीच में मैंने आपका एक ट्वीट देखा था। आप नॉर्थ ईस्ट में गए थे, वहाँ के किसी लोकल एमएलए ने या किसी ने आपसे सवाल किया था, क्या ये इंटेलेक्चुअल रिवेंज है ये किताब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए यही तो मुसीबत है। 2014 में मैंने जब किताब लिखी, तो मोदी जी उसके मुख्य एक तरह से हीरो थे। आप कहाँ से कहाँ आ गए, बीजेपी को आपने नंबर 1 पार्टी बना दिया। तो एक कांग्रेसी मुझे मिलते हैं, आप लोग सब जो है ना, यू आर ऑल कॉट अप इन मोदी मेनिया, आप मोदी को बड़ा कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर वो चुनाव जीते हैं। और उसी किताब में मैंने एक चीज लिखी थी, राहुल गांधी हैज नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कभी संधि नहीं छोड़ी संधि छोड़ने के लिए। तो वो कांग्रेसी बड़ा नाराज था। 2019 का चुनाव आता है, मोदी जी की जीत और भी बड़ी होती है। वो फिर बंदा मुझे मिलता है, देखिए आप एक बार फिर मोदी जी को हीरो बना रहे हैं। मैंने कहा यार मोदी जी जीते हैं। अब मैं देखता हूं आपका सवाल कि आप रिवेंज, बदला ले रहे हैं एक तरह से। ये आप मैंने ट्वीट किया था। नहीं, मैंने इतना ही कहा उसमें कि मैंने बदला बिल्कुल नहीं लिया। इसमें बदला लेने की बात, मैं जो वस्तु स्थिति है, हाँ इतना है मैं मानता हूं संजीव जी, मैंने खुलकर इस बार बात की है। मैंने थोड़ा, आप कह सकते हैं 2019 में खास करके मेरे मन में था यार मोदी जी इतना बड़ा चुनाव जीते हैं, हमें लोगों को बताना चाहिए मोदी जी क्यों जीत रहे हैं। अब 2024 आते आते हम सब सोच रहे थे मोदी जी की और भी बड़ी जीत होगी, लेकिन मिलते हैं 2040, 240, 242। तो मैंने सोचा हमें अब पता ये करना चाहिए कि ये हुआ कैसे। जो व्यक्ति अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल गॉड कह रहा था, भगवान कह रहे थे एक तरह से, उनको भी एक तरह से जनता ने जमीन पर लाया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब उसको आप बदला कहे, रिवेंज नहीं, ये जनता है, ये जनता जनार्दन का चुनाव है। मैं समझता हूं ये चुनाव एक तरह से विपक्ष नहीं लड़ पाई, ये जनता लड़ी। विपक्ष में उतनी ताकत ही नहीं है, ना साधन है, ना ताकत है, ना नेतृत्व है, ना विचारधारा है भाजपा के साथ लड़ने के लिए, लेकिन जनता लड़ी। आप इसमें इंट्रोडक्शन में भूमिका में कहते हैं कि एक तरह से ये वो साल था जब विनम्रता ने अहंकार को मात दी, जब अहंकार साहस के आगे झुक गया, जब निराशावाद उम्मीद के सामने बेमाने हो गया,
और विविधता ने एक रूपता पर जीत हासिल की। बिल्कुल। सो आप ये कह रहे हैं कि जनता जो है वो मोदी सरकार से नाराज थी 2024 के चुनाव में। देखिए, बिल्कुल, देखिए, न केवल मोदी सरकार, मुझे लगता है जनता जो थी, आप दुनिया भर के चुनाव देखिए, 2024 में करीब 50 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए। बिगेस्ट ईयर फॉर डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, इतना बड़ा साल नहीं हुआ। ब्रिटेन में हुए चुनाव, अमेरिका में हुए, भारत में हुए। ज्यादातर लोगों ने जो भी सरकार थी उनको हटाया। बाइडेन और हैरिस की सरकार हटकर ट्रंप वापस आते हैं। किसी को नहीं लगा होगा 2-3 साल पहले कि ट्रंप वापस आएंगे। ब्रिटेन में ऋषि सुनाक को सबसे बड़ी हार होती है कभी लेबर पार्टी की। वहां भारत में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी को जीत तो मिली। मोदी जी के सीट 240 तक सिमट गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के 99 से दुगने से ज्यादा है। तो जनता नाराज अगर इतनी होती तो मोदी जी हार जाते। नाराजगी से मैं कहूंगा जनता थोड़ी उब गई थी, जनता निराश थी, और इसके कई कारण हैं। कोविड का कारण एक बहुत बड़ा कारण है। कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा और दुनिया भर में पड़ा, उससे जो भी सरकार थी, लोग सवाल पूछने लगे थे कि हमारी नौकरियां कहाँ गई, हमारी आमदनी कहाँ गई। मेजॉरिटी ऑफ लोगों की इनकम्स कम हुए कोविड के बाद। इसके बावजूद आप कह सकते हैं मोदी जी ने दिखाया कि अभी भी मैं देश का नेता नंबर 1 हूं, यह मानना पड़ेगा। लेकिन जनता का जो निराशा थी, वो पूरी तरह से उसे कम नहीं कर पाए। और इसका एक मुख्य कारण अहंकार मैं समझता हूं, मोदी जी का ही नहीं, पूरे एक तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम का था। चुनाव तो हम जीत ही गए। आप अगर मेरे साथ संजीव इसी हमारे स्टूडियो में जनवरी फरवरी जब राम मंदिर बना पिछले साल जनवरी में, किसी से भी पूछ लेते, सबके सर राम मंदिर बन गया, अब राम के नाम पर ये चुनाव जीता जाएगा। नहीं हुआ ना। नहीं। आप यहाँ कहते हैं, एक सेंटेंस में ये कहा गया है कि क्या ये कथित तानाशाह का दैवी होने का पागलपन लिए भ्रम है, या फिर एक चतुर राजनेता का धार्मिक पंथ के नेता की छवि घड़कर धर्मपरायण मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश। आपने ये सवाल आशीष नंदी से किया है यहाँ पे। तो ये आपको लगता है कि जनता ने मोदी की जो तानाशाह जैसी छवि थी उसको ठुकराया? क्योंकि ये सवाल ये कहता है कि कथित तानाशाह होने का दैवी पागलपन लिए भ्रम। देखिए, ये एक कारण, देखिए, वही कुछ लोग जो मोदी जी को तानाशाह समझते हैं, कुछ वही लोग समझते हैं कि वो एक बड़े स्ट्रांग लीडर है, ताकतवर नेता है। आज एक व्यक्ति का तानाशाह दूसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ा ताकतवर नेता होता है। तो कई लोगों ने मोदी जी, अभी भी जब हमने CSTS का सर्वे के बारे में मैं उल्लेख करता हूं, बीजेपी के लिए 4 में से 1 वोटर ने कहा हमने केवल वोट दिया बीजेपी को क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। यानी बीजेपी का वोट जो है करीब 25% घट सकता था अगर ये आंकड़े सही है, अगर मोदी जी ना होते। पिछले चुनाव में 3 में से 1 वोटर ने कहा था, यानी 33% ऐसे वोटर थे जो केवल मोदी जी के नाम पर। तो मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी है, बरकरार है। लेकिन जो मोदी जी से रूठा हुआ निराश वोटर है, उसके लिए कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को भगवान कहते हैं या इस तरह का, या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपकी हमेशा वाहवाही करते हैं, तो लोग कहते हैं ये सब ठीक है लेकिन हमारी जिंदगी में क्या फर्क आया। तो एक आप उसे उदासीनता कहिए, निराशा कहिए, ये जरूर है। और अगर हमारी विपक्ष इससे देखिए, इंग्लैंड अमेरिका में विपक्ष मजबूत निकला या लेवल प्लेइंग फील्ड था। मेरे किताब की सबसे बड़ी जब आप 100 मीटर की दौड़ कर रहे हैं, जो इलेक्शन होना चाहिए, तब वहां सब एक लाइन से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ वो होता नहीं है। जो ताकत जो सत्ता में है उसे बड़ी बढ़त होती है, उसके पास संस्थाएं हैं, उसके पास पैसों की ताकत होती है, उसके पास सिस्टम उसके साथ है। क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल। कांग्रेस जब देखिए, कांग्रेस इतने सालों तक जब राज कर रही थी तो एक कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था। रजनी कोठारी वगैरह जो हमारे बुद्धिजीवी है वो हमेशा कहते थे कांग्रेस सिस्टम है, और जितनी भी लड़ाई होती थी वो कांग्रेस के अंदर हुआ करती थी। उस जमाने में चंद्रशेखर जैसे नेता सब कांग्रेस से ही उभर कर आए, फिर वो बाहर निकल गए, लेकिन एक कांग्रेस का एक दबदबा हुआ करता था। उसी तरह से आज बीजेपी का दबदबा है, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से
क्योंकि आपके पास अब साधन, नए नए साधन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है आपके साथ जिस तरह से आप पूरा एक संघ परिवार है, आपकी ताकत और भी बढ़ गई है कंपेयर टू ऑपोजिशन। और फिर आप हमारे इंस्टीट्यूशंस का गैर इस्तेमाल करते हो। आप सोचिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मार्च 2024 में चुनाव के एक महीने पहले कांग्रेस को नोटिस भेजती है 1992-93 की, कि आप बताइए आपके टैक्स में, और बैंक अकाउंट्स कुछ हफ्तों के लिए फ्रीज कर देती है। आप कैसे चुनाव लड़ोगे फिर? तो मेरा कहना है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। इंग्लैंड अमेरिका में लगभग लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। अगर मीडिया दीजिए, मीडिया में जितना ट्रम्प को एक्सपोजर मिलेगा उतना ही डेमोक्रेट को मिलेगा। लंदन में जितने लेबर को मिलेगा उतना कंजर्वेटिव। यहाँ 80% 90% आप मोदी जी और बीजेपी को दिखाते हैं प्राइम टाइम पर, और 10-20% अगर 2014 में जितना मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करता था, अगर 2024 में करता तो हालात और अलग होते क्या? ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इफ वी हैड मैं इस किताब में भी लिखता हूँ एंड में कि अगर क्योंकि एक पूरा चैप्टर मैं किताब से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि किताब, बिल्कुल, ये जो चैप्टर मीडिया पर है, वो सवाल मेरे मन में आता है कि अगर हमारी मीडिया फेयर होती, यानी निष्पक्ष होती, तो शायद बीजेपी को जो 240 सीटें आए थोड़ी कम हो जाती, और अगर कम हो जाती तो शायद स्थिति बदलती। देखिए, मीडिया का दायित्व है कि जो स्थिति है सवाल पूछे। हम क्या सवाल कोविड पर उस तरह से पूछ पाए जिस तरह से हमने मनमोहन सिंह को कटघरे में 5 साल को लेकर इकोनॉमी पर रखा था, जिस तरह से हमने मनमोहन सिंह को कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप पर को लेकर जिस तरह से हमने उनको कटघरे में रखा, 2G पर रखा। आज उस तरह की अग्रेसिव मीडिया नहीं है। आप कह सकते हैं ये सरकार की सफलता है। हर सरकार मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मनमोहन सिंह सरकार, मैं कहूंगा 2009 और 14 के बीच में उन्होंने छोड़ ही दिया कि मीडिया को क्या कंट्रोल करना है, वो हो ही कुछ ही नहीं हो सकता। और मनमोहन सिंह वो उस तरह के व्यक्ति ही नहीं थे। क्या अगर हमारी मीडिया निष्पक्ष होती तो ज्यादा सवाल पूछती? जरूर पूछती। क्या इससे क्या सरकार मोदी जी की लोकप्रियता पर असर पड़ता है? मैं नहीं जानता। क्या इससे नंबर घट सकते? लेकिन वो भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी जानिए विपक्ष हमारा कमजोर है और विपक्ष एकजुट भी नहीं है। आप देखिए ना, 1 साल हो गया चुनाव के बाद, विपक्ष कहाँ है? वही इंडिया अलायंस है कहाँ? तो ये सब आगे आऊंगा जी। मेरा सवाल ये है कि 1 साल इस चुनाव को तकरीबन हो चुका है। 240 सीटें बीजेपी की आई थी, और जहां से ये पूरा चुनाव शुरू हुआ था राम मंदिर के बाद, वो 400 पार के नारे के साथ शुरू हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि 400 पार, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो कहां तो बात 400 पार की थी और कहां रुके आके 240 पे। अब इसके 2 वर्जन हैं। एक ये कहा जाता है कि बीजेपी ने 400 पार का नारा देके गलती की, कि लोगों को ये लगने लगा कि जो है 400 पार तो आ ही रही हैं, क्या दिक्कत है, तो उतनी मेहनत नहीं हुई। जबकि बीजेपी के मामले में ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी बहुत मेहनत करने वाली पार्टी है। वो कुछ भी ऐसे ही जाने नहीं देते। 1% आधा % चांस भी होता है तो वो उसको लेते हैं और जीत के दिखाते हैं। दूसरी बात ये कही जाती है कि बीजेपी को मालूम था उनकी सीटें कम हो रही हैं। 400 पार का नारा इसलिए दिया गया कि जिससे लोगों में उत्साह बना रहे। अगर 400 पार का नारा नहीं देते तो हो सकता है 240 भी नहीं आती। इसमें कौन सी थ्योरी आपको ठीक लगती है? देखिए, थ्योरीज तो मुझे लगता है ये जो 400 पार का नारा था, और मैं किताब में ये बताता हूँ आपको कि अमित शाह इसके विरोध में थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमित शाह मुझे लगता है आज की राजनीति में बहुत ही उनकी पकड़ जो है ना, कि किस तरह से वोटर को कैसे लुभाना, वो अच्छी पकड़ है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीटिंग में कहा, ये 400 पार अगर हम नारा कहें तो जनता हमसे पूछोगी इसके बाद क्या अब की बार 400 पार का मतलब क्या है? पीओके पे वार या यूनिफॉर्म सिविल कोड? कुछ तो बताइए। केवल एक आंकड़ा रखकर आपने हमारे जो वर्कर्स थे उनको ऐसा लगा कि हम तो जीत ही गए, अब क्यों मेहनत करनी है। अब मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन आरएसएस का रोल, आरएसएस ने उतनी, मुझे लगता है इस चुनाव में 2024 के आम चुनाव में उतनी मशक्कत नहीं की जितनी उन्होंने 2014 में की थी। 2014 में मुझे लगता है, देखिए, जब आप सत्ता में आते हैं ना तो धीरे धीरे आपकी पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है, अंदरूनी लड़ाइयाँ बढ़ जाती है,
हर व्यक्ति चाहता है सत्ता में कैसे हासिल करे। आप सोचिए, मुझे नहीं लगा था, जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू दिया जिसका मैं जिक्र करता हूं किताब में, मई के महीने में चुनाव के उसी समय जब चुनाव हो रहे थे, कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमें जरूरत नहीं है। अब मुझे तो आश्चर्य होता है कि बीजेपी के नेता इतने, और सूझबूझ वाले नेता इतने ओपनली कहते हैं। वहीं मुझे लगता है आरएसएस को लगा आप लोगों को बाहर से ला रहे हैं, इससे पार्टी पर असर हो रहा है। मैं एक आंकड़ा देता हूं इस किताब में, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे ये, पर करीब 116, बीजेपी ने करीब 438 कैंडिडेट रखे थे 543 में से जो भाजपा से थे, उसमें से करीब 110 या 120 के बीच में 116 मुझे लगता है जो कांग्रेस से आए हुए हैं। अब आप सोचिए, यानी 25% से ज्यादा भाजपा के कैंडिडेट कांग्रेस से आए हुए हैं। या कोई मेरठ की सीट लीजिए, वहां मैं जब लोगों से मिला, उन्होंने कहा आपने बाहर से अरुण गोविल को लाया, हमारे पास कई लोग हैं जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संघ के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको किनारे कर रहे हैं। या महाराष्ट्र में कई लोगों से मिला जिन्होंने कहा देखिए हम तो कल तक कह रहे थे अजीत पवार सबसे भ्रष्ट नेता है महाराष्ट्र से, आप उनके साथ समझौता कर लेते हैं। तो क्या होता है जब आपकी पार्टी इतनी बड़ी होती है, आप डील मेकिंग करते हैं, बाहर से लोग लाते हैं, लास्ट मिनट लोगों को रिप्लेस कर लेते हैं, तो एक टेंशन विद इन, एक जिसे मैंने किताब में अंग्रेजी में कहा मिलियन म्यूटनीज, ये नाइपॉल का शब्द है कि कई ऐसे क्या कहेंगे क्रांति, छोटी छोटी क्रांति पार्टी के हम नहीं काम करेंगे इनके लिए, और ये यूपी और महाराष्ट्र में ज्यादातर दिखाई दिया। और इस चुनाव में जब बीजेपी के आंकड़े आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, यही 2 राज्यों में उनको नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। तो राजदीप, आरएसएस के साथ जो रिश्ता बिगड़ा उस दौर में, वो आज तक चल रहा है क्या? क्योंकि बीजेपी अभी तक अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है और वो प्रोसेस इतना स्लो है, इसकी क्या वजह है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा आजकल बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है, तो किसी से पूछो कि मैं पिछले 6 महीनों से 1-2 दोस्त भाजपा से यही सवाल पूछता हूँ, कहते हैं नहीं वेट 5-10 दिन में होगा। 5-10 दिन होते 2023 में बनना था। नहीं, और 2024 कम से कम 2025 तो शुरू कर लेते। 2025 में से अब हम आ गए हैं जुलाई तक। जब भी मैं पूछता हूँ वो कहते हैं 5-10 दिन में होगा। देखिए क्या हुआ, क्या है, कुछ तो स्टोरी होगी देखिए आपके पास। मैं इतना बता सकता हूँ, आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस एक चीज करती है, आत्मचिंतन। कई मीटिंगें हुई, योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया, क्योंकि ये 2 बड़े राज्य थे जहां उन्हें नुकसान हुआ था, यूपी और महाराष्ट्र, जिसमें आरएसएस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे। और पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं हमें कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा, कुछ राह बदलनी पड़ेगी। हरियाणा का चुनाव आता है जहां सबको लगा अब तो ये चुनाव तो कांग्रेस जीत ही रही है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा जीत नहीं पाएगी। फिर भी आरएसएस के लोगों ने कहा कोशिश करेंगे। उन्होंने भाजपा के वहाँ के लोगों के साथ समन्वय किया, नायब सिंह सैनी को एक तरह से आगे किया, मनोहर लाल खट्टर को तो हटाया ही गया था चुनाव के पहले। मोदी जी भी ज़्यादा वहाँ कार्यक्रम नहीं किए, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग दलित मोहल्लों में ज़्यादा की। एक माइक्रो लेवल प्लानिंग आरएसएस उस चुनाव में की, उससे सफलता मिली। वही चीज महाराष्ट्र में हुई। 50,000 से 60,000 प्रोग्राम्स आरएसएस ने करवाए, 3-4 महीने लगातार मशक्कत करते। तो फिर दिल्ली, आप देखिए क्या हुआ कि 2024 के जो गलतियां थी उसको सुधारने के कोशिश में आरएसएस भी लगी रही और भाजपा ने भी पूरी तरह से उनको साथ दिया। जो समन्वय 2024 के चुनाव में एब्सेंट था, जहां सबकी निगाह केवल मोदी, मुझे ईगो क्लैश था, मोहन भागवत वर्सेस नरेंद्र मोदी मैं था, नहीं क्या था वो? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, जब पार्टी इतनी बड़ी बन जाती है, जब नेता इतना बड़ा बन जाता है, तो आप भूल जाते हैं आप कहां से आए हैं। तो एक डिस्कनेक्ट हुआ, या आप कहिए कॉम्प्लेसेंसी हो गई कि तो चुनाव तो हम जीत ही गए, 400 पार आप कह रहे हो, राम मंदिर बन गया, अब क्या लड़ना है, हो गया। और जो माहौल भी बनाया गया उसमें कई लोगों को ये जो माइक्रो लेवल प्लानिंग, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी दोनों माहिर है बूथ टू बूथ पे, वो उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी हो गई। आपने टेक्नोलॉजी और अपने जो नए ये यंग युवा जो हैं, जो आपको कहते हैं ये इवेंट करिए, वो इवेंट करिए, यहाँ यात्रा लीजिए, उन पर आपका ज्यादा फोकस शायद रहा होगा। उस वजह से कहीं ना कहीं जो एक डिस्कनेक्ट हुआ, उस कनेक्शन को एक बार फिर बनाने में कोशिश की गई।
अब क्या हुआ है, आरएसएस का कहना है, यही क्रोनोलॉजी है, आरएसएस का कहना है, देखिए आपने कहा हमारी जरूरत नहीं है 2024 के आम चुनाव में, ठीक है, आपको मिलती है 240, हो सकता था आपको और भी कम आती अगर ओडिशा में आप जीतते नहीं, आप 220 तक आते और शायद मोदी जी ना प्रधानमंत्री ना बनते, अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस ना छोड़ते तो और भी कम होते। तो आरएसएस ने कहा चलो आपने कहा कि हमारी जरूरत नहीं, उसके बाद हमने अपनी जरूरत से ज्यादा काम करके दिखाया हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में कि आपको हमारी जरूरत है। अब आरएसएस मुझे लगता कह रही है कि देखिए आप प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आप बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन हमारा भी एक रोल है, हमें विचारधारा को लेकर आगे चलना है। आरएसएस के लिए दिस इज एन आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट कि हमारा उस प्रोजेक्ट में हमारे लोग भी शामिल होंगे, संगठन को मजबूत कैसे करना है, पार्टी को। तो ये एक रस्साकसी हो रही है उसमें कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। आप ऐसे व्यक्ति को ना बनाएं, आरएसएस का कहना है, जो केवल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की बात सुनते, हमारी बात ना सुने या हमें कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि एक पूरी तरह से समन्वय होकर ये आगे बढ़े। तो एक टेंशन है कि एक तरफ पर्सनालिटी कल्ट, और मोदी जी जैसे मैंने शुरू में कहा वो अभी भी एक तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी के ब्रह्मास्त्र हैं। तो एक तरफ ब्रह्मास्त्र एक पार्टी का, आप छोड़ना भी नहीं चाहते उनको, उनकी वजह से तो आप एक तरह से वो आपके चेहरा है, उन्होंने ही आपको यहां तक पहुंचाए। वहीं आरएसएस को लगता है ठीक है पर्सनालिटी कल्ट अपनी जगह, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, तो हम चाहते हैं संगठन और विचारधारा मजबूत हो। तो वो टेंशन कहीं ना कहीं जो यूपी में भी नजर आया चुनाव के टाइम पे, या कुछ आरएसएस नेताओं और भाजपा के नेताओं में है, उस वजह से मुझे लगता है बीजेपी के सामने ये शायद, क्योंकि मोदी जी पर इतना लोगों का ध्यान है, ये जो टेंशन जो लोअर लेवल पर है वो नजर नहीं आती। इसीलिए हमारे चुनाव की मुझे लगता है रणनीति भी कहीं, हमारा जो चुनावी एनालिसिस था वो गलत गया। हमने ऊपर से देखा रहे ये 400 पार, राम मंदिर हो गया, आर्टिकल 370 हट गया, मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल गॉड कह रहे हैं, विपक्ष बिखर गया है, तो हम जीत गए। लेकिन लोकल लेवल पर जो टेंशन था उस पर हमारी नजर नहीं पड़ी। ये पहली बार हुआ कि 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे पहली बार, और भागवत जी के कमेंट्स आप देखिए चुनाव के बाद, कि हमें लगता है कि कोई नेता अपने आप को इतना बड़ा ना समझे कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे। ये 2 बार भागवत जी ने कहा है। तो वो टेंशन है, मैं लड़ाई नहीं कहूँगा, टेंशन एक है। उस टेंशन को परिवार सुलझा लेगा, क्योंकि संघ परिवार भी जानता है संजीव जी, 100 साल उनके अभी 2 महीनों में पूरे होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है कि आरएसएस को इतनी एक तरह अपनी उनकी विचारधारा को वो इतना प्रमोट कर पाए। सारा एजेंडा तो पूरा कर दिया नरेंद्र बिल्कुल, मोदी ने। सिर्फ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बचा है, बाकी सारे काम कर दिए। और सिविल कोड में भी कई राज्यों ने तो शुरू किया है, उत्तराखंड, गुजरात, वो तो आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरएसएस के लिए तो बल्ले बल्ले है। मैंने तो ये भी कहा है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर्स की मीटिंग हुई मुंबई में, जहाँ सब फिल्म जितने प्रोड्यूसर थे वो आरएसएस के बड़े नेता वहाँ उनसे मिले 5 स्टार होटल में मुंबई में 2-3 साल पहले, और कहा आप पिक्चर बनाइए, हमारे जो हिंदुत्व हीरोज हैं उन पर जितने पिक्चरें बनाएंगे हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। इस साल की सबसे बड़ी पिक्चर क्या रही है? छावा, जो एक तरह से ये दिखा रही है कि एक संभाजी महाराज को एक तरह से एक नए रूप से लोगों के सामने रख रही। मुझे लगता है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, संभाजी महाराज की कहानी देश भर में जानी चाहिए। मेरी मुझे अभी भी याद है, मेरी नानी मुझे वो कहानी सुनाती थी। हमारे महाराष्ट्र में उनकी एक स्पेशल ये है, लेकिन अब आप उसको मास लेवल पर ले गए हैं। तो आरएसएस के लिए बहुत, आप यूनिवर्सिटीज देखिए, कॉलेज देखिए, न्यूज रूम देखिए, आरएसएस डोमिनेट कर रहा है। मैं ज्यादा न्यूज रूम के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज देखिए, कॉलेज देखिए, जुडिशरी में भी लोअर जुडिशरी पर अपॉइंटमेंट्स देखिए, अलग अलग संस्थाओं के जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो आरएसएस के जरिए करवाए जा रहे हैं। जो एक आरोप एक जमाने में इंदिरा गांधी पर लगता था कि आप पूरे सिस्टम को एक तरह से टेक ओवर कर रहे हैं, तो कांग्रेस सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय संघ परिवार सिस्टम। ये सच्चाई है। एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से देखा है, बहुत साल से देखा है, और अमित शाह को भी, दोनों में ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है?
इस तरह के सवाल पूछकर आप मुझे और परेशानी में डालेंगे। दोनों में देखिए, मुझे लगता है अमित शाह का पूरा, अब अमित शाह इज ओल्ड स्टाइल विचारधारा पॉलिटिशियन। उनके लिए मैं कहूंगा वो एक कार्यकर्ता है उस तरह से। अमित शाह इज कार्यकर्ता फर्स्ट। अगर आप और हम उनके अपॉइंटमेंट ले और किसी वो कार्यकर्ता भी उसी समय पहुंच जाए, वो कार्यकर्ता को पहले मिलेंगे। उनके लिए वो कार्यकर्ता एक हिंदुत्व के साथ जो उनका लगाव है वो जेन्युइन है। वो अपने आप को एक हिंदुत्व का कार्यकर्ता समझते हैं, संघ परिवार का, हिंदुत्व का। नरेंद्र मोदी राजनेता फर्स्ट है, पॉलिटिशियन फर्स्ट। अगर उनको सत्ता में रहने, ही इज अ पावर पॉलिटिशियन है, उनकी सत्ता में रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू के साथ आपको समझौता करना पड़े, वही चंद्रबाबू नायडू जिसने 2019 में आपको आतंकवादी कहा था, या नीतीश कुमार जिन्होंने कई बार एक तरह से आपको टारगेट किया था, आप उनके साथ समझौता करते हैं। मोदी जी के कांग्रेस के कितने नेता आज बीजेपी में आ गए, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मोदी जी के बारे में। मोदी जी सत्ता के लिए he is ready to do anything. He is a power politician. अमित शाह कार्यकर्ता है। तो आपका सवाल क्या था, इनमें से कौन ज्यादा डेमोक्रेटिक? ये फिर तो ये लोकतांत्रिक कौन है, ये आप सोचिए। एक तरफ एक पावर पॉलिटिशियन है, आप उसे ऑटोक्रेट कहिए, डिक्टेटर, मैं ये शब्द नहीं यूज करना चाहता, हालांकि एक दो शब्द इसमें किताब में ऑटोक्रेट तो मैं शब्द यूज करता हूं, यानी पूरी तरह से ताकत अपनी, वो अपने आप को ताकत अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, मोर इन दी इंदिरा गांधी मोल्ड। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी की कई ऐसी चीजें हैं जो इंदिरा गांधी, खासकर की 74 के बाद जब इमरजेंसी लागू हुई, तो उसमें जो कुछ उभर कर आए वो मोदी जी में भी। मोदी जी आप देखिए, अमित शाह जो है पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, कई बड़े, कोई भी बड़ा डिबेट हो, मेहनत के साथ, वक्फ बोर्ड हो, जो भी हो, मेहनत के साथ पॉइंट बाय पॉइंट ढंग से अपनी बात मैंने देखा है। मणिपुर हो, कोई भी हो, अमित शाह तैयारी के साथ आते हैं। मोदी जी कहाँ पार्लियामेंट बहुत कम आते हैं तो एक दो बार आएंगे, कोई बड़े सवाल नहीं लेंगे, कोई जटिल सवाल नहीं लेंगे। तो इससे आपको, इससे ज्यादा मैं ना कहूं तो अच्छा है। मत कहिए। अब मैं बस एक सवाल और करता हूं, फिर हम विपक्ष पर बात करेंगे, क्योंकि किताब में विपक्ष के बारे में भी बहुत कुछ है, उसमें उसको भी समझना पड़ेगा हमको। 1 साल हो चुका है चुनाव को, और 1 साल के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर में जाते हैं, और फिर सीज फायर होता है। बहुत तेजी से घटनाएं बदलती हैं। मोदी जी की जो छवि 2014, 2019, फिर 2024 और अब 1 साल, और इसमें क्या बदलाव आप देखते हैं? क्या वो 2024 के बाद कमजोर हुए हैं या और ताकतवर नजर आते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए, जहां तक चुनाव है, चुनाव का सिलसिला है, मोदी जी ने दिखाया है कि अभी भी वो नेता नंबर 1 है। जिस तरह से भाजपा हरियाणा में चुनाव जीती, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कहीं ना कहीं मोदी जी का एक फेस तो था ही। तो जो कई लोग, मुझे नहीं, लेकिन कई जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा मोदी जी ये कोalition सरकार नहीं चला पाएंगे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार उन पर दबाव डालेंगे, उनका राजनीतिक कद जो है वो और कमजोर होगा। तभी भी मैंने कहा था, देखिए 50 साल में जो राजनीति में रहा है वो जानेगा कि कोalition भी कैसी चलानी है, और मोदी जी ने चलाया, तो उनकी राजनीतिक ताकत मुझे लगता है अभी भी वैसी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उदासीनता कहिए, निराशा कहिए, जो 2024 के चुनाव के पहले नजर आई थी, वो अभी भी है। इसीलिए देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने यात्राएं, एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की, जो आपने बालाकोट के बाद भी की थी। बालाकोट के बाद जब आपने कहा घर में घुसकर मारा है, तो लोग तालियां स्पॉन्टेनियसली मार रहे थे। अब आपको वो प्रोग्राम जो था, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसको आप उस लेवल तक नहीं ले पाए, क्योंकि जनता के लिए क्या है, हाँ, एक कारण है कि ट्रंप ने भी आपका थोड़ा वो जो आपका जो प्रोपेगेंडा था, या कुछ भी कहिए, प्रभाव कम कर दिया। क्या है कि मैं सीज फायर मैंने की। अगर पाकिस्तान सीज फायर का ऐलान करता और आप कहते चलिए हम तैयार हो जाते हैं, तो आप कह सकते थे पाकिस्तान तो को सरेंडर करवाया आपने। मुझे उसमें लगता है कि जनता अब ये मान बैठी थी कि इस बार तो हम पीओके ले लेंगे। ये भी हो सकता है, और कुछ उसमें कसूर हमारा भी था। 100%। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में
मीडिया ने जो, और अमित शाह ने भी कुछ पत्रकारों को कुछ दिन पहले जब उनके 11 साल की फंक्शन हुए कहा कि आप मीडिया वालों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, कराची तक हम पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने जनता के जो उम्मीदें बहुत बढ़ा दी। तो ये एक कम, पर फिर भी मैं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर में जो एक तरह से एक माहौल उसके बाद बनना, मोदी जी के नाम पर बनना चाहिए था, जो बालाकोट के बाद बना था, वो नहीं है। और उसकी एक कारण ये है, उसके कई कारण है, जैसे आपने कहा मीडिया ने जो उम्मीदें जगाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन ये भी है संजीव जी कि कहीं ना कहीं जनता भी कहती है यार, हमें जो हमारे जो आर्थिक मुद्दे हैं, हमारे जो इनकम के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, नौकरियों पर। तो जनता का मन धीरे धीरे ये बेसिक चीजों पर वो चाहती है कि बेसिक चीजों पर काम ज्यादा। संजीव जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2014 और 19 में आप किसी भी मोदी जी के भाषण को देखिए, क्या क्या नंबर आते हैं यूट्यूब पर, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियन में आते हैं। 2024 में आप देखिए 2024 के बाद, क्योंकि आप वो अमिताभ बच्चन की तरह, अमिताभ बच्चन की जो हिट पिक्चर होती थी तो सब जाना चाहते थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना चाहते थे। मुझे अभी भी याद है एक पिक्चर था ग्रेट गैम्बलर, वो एक एडल्ट पिक्चर था, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन का इतना फैन था तो मैंने किसी भी तरह से उस पिक्चर में जाने की कोशिश की, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब लोग उस तरह से फर्स्ट डे फर्स्ट शो मोदी जी के भाषण के लिए नहीं जाए। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि मोदी जी की लोकप्रियता घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्ट था उसमें ये जो उदासीनता का फैक्टर आया है वो है। भी राजनीतिक पीढ़ी भी बदली है, पीढ़ी तो अब 10 साल में हाँ हो सकता है, पीढ़ी भी बदल गई नहीं, ये है। बड़ा अच्छा पॉइंट, क्योंकि मनमोहन सिंह और यूपीए को लोग भूल चुके हैं। जो बच्चा 10 साल का था वो अब 20 साल का हुआ, पहली बार वोट देने गया है वो। नहीं, मैं तो ये कहूंगा जो व्यक्ति पहले 18 साल का वोटर है, जो 18 और 25 साल के बीच में 2014 में, अब उसे नौकरी चाहिए। तब वो तो जा रहा था केवल ये कह के, बड़ी अच्छी बात आपने कही, 18 और 25 के बीच में जो वोटर 2014 में गया, उसने कहा मुझे किसी भी हालत में कांग्रेस को हटाना है। और मोदी जी ने अच्छे दिन प्रॉमिस किए, मैं बिल्कुल मोदी जी के साथ हूं, वो अच्छे दिन लाएंगे। 2024 आते आते अब लोग कह रहे हैं, और 25 आते, यार अच्छे दिन अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना बहुत फर्क पड़ा है? क्या इतनी हमारी जिंदगी बदल गई है पिछले 10 साल? हाँ, रास्ते अच्छे हुए हैं, पर वो धीरे धीरे हो रहे थे। वाजपेयी जी के जमाने में से ही सड़कों का काम शुरू हुआ था। हाँ, मोदी जी ने उनको और तेजी दी है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत तेजी दी है। मोदी जी ने कई ऐसी वेलफेयर स्कीम जो है, 2-3 बातें अच्छी वाली भी बता। हाँ नहीं, देखिए मैं कहूंगा मोदी जी की अच्छी बातें साफ है। एक तो है कि उन्होंने एक तरह से स्थिर सरकार दी है, ये बहुत बड़ी बात है। 2004 और 14 में हर 6 महीने हम ये पूछते थे मनमोहन सिंह की सरकार टिक पाएगी या नहीं, कौन किसको गिराएगा, ये था। मोदी जी के कार्यकाल में कभी ये सवाल पिछले 10 सालों में नहीं, 11 सालों में नहीं कि क्या ये सरकार टिक पाएगी। जिन्होंने ये सवाल 2024 के चुनाव के बाद भी पूछा था, वो भी जान गए कि ये होना नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मेरे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मोदी जी का ही साथ दूंगा। तो स्थिर सरकार। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी जी ने बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी दी है, फिर वो रोड्स हो, पावर हो, पोर्ट्स हो, इन सब चीजों में उन्होंने ध्यान दिया, और मुझे लगता है इससे देश को फायदा जरूर होगा। तीसरी बात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज देश में मुझे लगता है भारत में दुनिया के 40% ट्रांजैक्शन हर दिन में भारत में होते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रयास तो किया है कि लोगों को एनकरेज किया कि आप डिजिटल करिए, उसको एक तरह से उनका एक साथ पूरी तरह से दिया है। उसी वजह से जो वेलफेयर स्कीम्स हुए हैं, जो मोदी जी ने जैम ट्रिनिटी के बारे में बात की, जनधन, आधार और मोबाइल, उसके जरिए जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, फिर वो आयुष्मान भारत में हो या उज्ज्वला में हो, वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्टली पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले से बेहतर जरूर है। ये 4-5 पॉइंट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों की बड़ी है कि हम हाँ सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने वो एक तरह से लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश की है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप लोगों को आसमान छूने के सपने देते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते लोगों को इतनी आसानी से। इनइक्वालिटीज भी बड़ी हैं। पिछली 10 सालों में पॉवर्टी लाइन से लोग हटे हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज भी बढ़ते नजर आते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत धन आया है, कई लोग जो कह रहे हैं कि हमारे इनकम्स में कोई फर्क नहीं आया है।
वहीं मैं कहूँगा कि सोशल लेवल पर, जिस पर बहुत कम बात होती है, हिंदू मुस्लिम जो एक तरह से जो रिलेशंस है, एक तरह से सांप्रदायिकता एक डिवाइड हुई है, कहीं ना कहीं हुई है, उससे आप हट नहीं सकते। और तीसरी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी संस्थाओं, कि कोविड में हमारा पैसा जो हमने दिया प्रधानमंत्री टास्क फोर्स, वो कहाँ गया, या जो सवाल पूछने चाहिए जनता ने, उसका जवाब अक्सर नहीं मिलता है। पार्लियामेंट हो जो एक नोटिस बोर्ड की तरह बन गई है, एग्जीक्यूटिव हो जो 1.5 मैन शो बन गई है, मीडिया जो हो जिस पर आपका एक तरह से पूरा दबदबा है, जुडिशरी हो जो एक तरह से हर चीज को जो सेंसिटिव कई मुद्दे हैं उनको सील्ड एनवेलोप में रखती है, तो इससे भी सवाल उठते हैं हमारे लोकतंत्र पर। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज एक धीरे धीरे एक डिबेट धीरे धीरे बन रहा है कि पिछले 10-11 साल में हमने हासिल क्या किया, हम क्या नहीं हासिल कर पाए, जो अच्छा है। दिस इज द वे। आपका रिश्ता भी थोड़ा सा बदला है। मेरा कहाँ रिश्ता बदला? आप 2024 के इसमें शपथ ग्रहण में, आप, मैं किताब में लिखा था, आप फ्रंट रो में थे, और अभी जो अमित शाह ने आपातकाल के ऊपर इमरजेंसी पर एक भाषण दिया, उसमें भी आपको इनवाइट किया गया था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने वो पर बुलाया गया आपको बाकायदा। देखिए मुझे ये अच्छी बात, मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी जी के साथ, मैंने 90 से मैंने मोदी जी को कवर किया है। मैंने कभी भी, आप किसी भी मेरे आर्टिकल या मैंने कभी भी उन पर अशब्द यूज नहीं किया, कोई ऐसा शब्द नहीं। कई लोग उनको कहते हैं बुचर ऑफ गुजरात या इस मास मर्डर, ये शब्द मैंने कभी नहीं यूज करने दिए हैं। मैंने खुद नहीं यूज किए, किसी और ने मेरे कार्यक्रम में यूज किए होंगे वो बात अलग, मैंने नहीं। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट डिबेट जो मोदी जी ने टीवी पर किया वो मेरा एक प्रोग्राम था, बिग फाइट, सितंबर 2011 में, जो न्यूयॉर्क में जब वो आतंकवादी हमला हुआ, उसामा बिन लादेन और अल का जो प्लेन टकराए ट्विन टावर, उसके बाद 9/11 का जो हमला हुआ उसमें किया। देखिए मैं और अमित शाह जी से भी मैंने बातें तो पहले बहुत की थी। अब क्या है, आप माहौल ऐसा बनाते हैं कि आप मेरे विरोधी हैं, आप मेरे साथ हैं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं आता हूँ, आप देखते हैं 6 बजे आता हूँ, 9 बजे मेरा प्रोग्राम करके घर चला जाता हूँ। मुझे ना किसी से कुछ लेना है ना देना है। मैं ज़्यादातर इतने लोगों से नहीं मिलता जितने पहले मिलता था, स्वास्थ्य के कारण में पार्टली। लेकिन राजनीति जो है ना संजीव जी, और इसीलिए किताब लिखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ध्रुवीकरण हो गया है। आप मेरे साथ नहीं, आप मेरे दुश्मन बन गए। आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप दूसरी। अगर इस तरह का माहौल बना, और ये केवल मीडिया में नहीं, समाज में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं। पार्लियामेंट में आप मेरे बात नहीं अच्छी लगी, आप वॉकआउट करते हैं। एक जमाने में विपक्ष और सरकार के बीच में जो एमपीज थे उनमें अच्छे संबंध हुआ करते थे, केवल बाहर नहीं लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे की बात सुनते थे। इसीलिए मुश्किल हो गई है लिखना भी, क्योंकि हर शब्द को आप देखते हैं, यार ये शब्द को कौन कैसे किस नजरिए से देखेगा। अगर ऐसे माहौल में रहोगे तो आसान नहीं होता। चलिए, इसको अब राहुल गांधी की तरफ हम लोग चलते हैं। जरूर। कि उनके बारे में भी काफ़ी आपने इसमें बातें लिखी हैं, भारत जोड़ो यात्रा से या न्याय यात्रा, ये सब यात्रा। कांग्रेस पार्टी 99 सीटें लेके आई, और जो कि शायद उनकी उम्मीद से ज़्यादा थी। उनको इस चुनाव में भी इतनी उम्मीद नहीं थी। आप राहुल गांधी का या और खड़गे के बारे में जो आपने लिखा है कि इन परिस्थितियों में उनको अध्यक्ष बनाया गया, पूरा किस्सा है दोस्तों, आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें ऐसी ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी। अगर आपको राजनीति समझनी है तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। तो वो जो किसने कांग्रेस पार्टी का आप यहाँ से कहाँ देखते हैं? हरियाणा में जीता हुआ चुनाव वो हारी, दिल्ली में वो कहीं नहीं है, महाराष्ट्र में लगता था कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, वहां से खत्म हो गई। उससे पहले राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, सब कुछ इसमें आपने लिखा है। फ्यूचर क्या देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी का? संजीव, कल की बात है, मैं देख रहा था टीवी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे रिपोर्टर से बात कर रहे थे बंगलोर में। तो उनको पूछा गया क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा कर्नाटक में? उनका जवाब क्या है? ये हाई कमांड तय करेगी। कौन? अब आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपको जब सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं कि कांग्रेस हाई कमांड तय करेगी कि क्या होगा।
देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद को एक तरह से कमजोर किया गया है। कांग्रेस में जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं पुराने पीढ़ी नई पीढ़ी के बीच में, वो और भी बाहर उभर कर आ रही है। कांग्रेस को जो एक समय समझा जाता था एक बड़ा टेंट है जहां कई लोग कई विचारधारा के अलग अलग विचारधारा नहीं लेते, कम से कम अलग अलग उनके किसी भी एक इशू पर उनकी अलग अलग राय हो सकते थे, लेकिन आप उस टेंट में रह सकते थे। अब क्या हुआ है, या आप मेरे साथ हैं, आप आरएसएस के साथ 365 दिन लड़ाई करेंगे, या आप बाहर निकलिए। तो राहुल गांधी की ये ताकत उनकी कमजोरी भी बनती है, कांग्रेस की ये ताकत उनकी कमजोरी बनती है, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता की पार्टी थी। तो कांग्रेस केवल जब सत्ता नहीं मिलती कांग्रेस जैसी पार्टी को, तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है अंदर से टूटने लगती है। उनका संगठन वैसे ही कमजोर हुआ है, आज नहीं, पिछले 30-40 साल से। हम ये बात भूल जाते हैं संजीव जी, और यही इसीलिए मुझे लगता है किताब लिखना जरूरी है। 84 के बाद कांग्रेस को कभी भी बहुमत नहीं मिली आम चुनाव में। जब वो सरकार भी बनाई, माइनॉरिटी सरकार बनाकर आई, कोलिशन सरकार बनाकर आई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अंदरूनी लड़ाइयां बढ़ रही है। अब आप पेशेंट आईसीयू में है और आप बैंडेड लगाते हैं। बैंडेड से नहीं चलेगा, सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी कौन करेगा, कौन वो कठिन निर्णय लेगा? तो जैसे हरियाणा लीजिए, हरियाणा में आप चुनाव हारे सितंबर अक्टूबर के महीने में, अब हम जुलाई में हैं, अभी तक कांग्रेस ने ये नहीं चुना है कि कौन उनका लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा में है। या भूपिंदर सिंह हुड्डा को गुड बाय करना है, बीआरएस देना है, या करना नहीं, हुड्डा जी आप अभी भी रहिए, 84 साल के भी हो जाइए, आपके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। अब राहुल गांधी गुजरात जाते हैं संजीव जी, और वहां कहते हैं हम आपको कहना चाहते हैं ये 50 साल की लड़ाई है, आप बने रहिए। आप जो वर्कर है वो कहते 50 साल, मैं कहां 50 साल, मैं तो अगला चुनाव जीतना चाहता हूं। तो कांग्रेस की ये दुविधा यही है कि आपने ना संगठन मजबूत किया है, ना जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको सुलझाया है। अब राहुल गांधी सही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के एक सामाजिक एक न्याय या क्रांति कहिए जिसमें ओबीसी दलित आप ज्यादा रखें, अच्छी बात है, लेकिन क्या पूरी तरह से ओल्ड गार्ड उससे सहमत है? क्या वो तैयार है ये नएपन के लिए? या आप कहते हैं 1 पर्सन 1 पोस्ट, लेकिन होता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष भी है, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे उन्होंने एक बार कहा था पावर इज पॉइजन, कि सत्ता से मैं दूर हटना चाहता हूं, या ये विष है, लेकिन फिर भी आप सब निर्णय आप ही के पास लेने आते हैं, आप ही तो हाई कमांड अभी भी है। सोनिया गांधी रिटायर्ड है, राहुल गांधी का एक तरह से कुछ लोग कहते हैं ना बनूंगा ना बनने दूंगा, वहीं जी खड़गे जी कहते हैं हाई कमांड। तो हु इज इन चार्ज? तो आपको दिशा देनी पड़ेगी नेतृत्व के साथ, आपको विचारधारा को आगे बढ़ाकर सबको साथ ले। तो ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। गांधी परिवार बैगेज है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। मुझे लगता है देखिए दोनों तरफ से देख सकते। अगर आप किसी आम कांग्रेसी से पूछे, वर्कर से, वो अभी भी कहेगा राहुल गांधी मेरा नेता है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भी हो, राहुल गांधी ने पार्टी वर्कर का रिस्पेक्ट जीत लिया। वो कहते हैं यार राहुल गांधी जो भी है लड़ता तो है मोदी के खिलाफ। और राहुल गांधी की एक खासियत है, जब आपने मोदी जी की ताकतें मुझे पूछी, राहुल गांधी की एक ताकत है कि वो बगैर खौफ के अपनी बात रख लेता है। आपको फिर वो पसंद हो ना पसंद हो बात अलग है। अब कई लोगों को अच्छा नहीं लगा कि राहुल गांधी ने बार बार कहा हम कितने जेट्स ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने जेट्स पाकिस्तान ने गिराए। कई लोगों ने कहा आप तो पाकिस्तान की भाषा कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी एयरफोर्स कितनी तैयार है। अब वो बगैर डर के बात कहते हैं, ये उनकी ताकत है एक तरह से। लेकिन जब आप पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, वो वही ताकत आपकी कभी कभी कमजोरी बन जाती है। आपने पूछा कि गांधी परिवार बैगेज है क्या? उनके वर्कर के लिए नहीं, लेकिन उनके लीडर्स के लिए और कुछ हद तक वोटर्स के लिए। क्योंकि वोटर आपको कैसे, आप चुनाव कब जीत पाएंगे? आप चुनाव तभी जीत पाएंगे जब नए वोटर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस में आप देखिए लगातार 2009 से आपका वोटर घटता जा रहा है, क्योंकि नया वोटर जो आ रहा है वो या तो बीजेपी में या कोई और ऑप्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का वोटर जो है 20% तक सीमित। तो राहुल गांधी तो बैगेज है, क्योंकि आप नए वोटर्स को लुभा नहीं पाते, क्योंकि वो तो कहते हैं ये तो सब एक ही परिवार से है, वो कनेक्ट नहीं होता नए जनरेशन को। वहीं वो आपकी ताकत भी है, क्योंकि आपकी पार्टी को वो जोड़े रखते हैं, एक ऐसी पार्टी जो कभी भी नहीं तो टूट सकती है। देखिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने। जो बीजेपी के लिए अमित शाह ने किया, कांग्रेस को क्या एक अमित शाह जैसे संगठन के मास्टर आदमी की जरूरत है? लेकिन क्या गांधी परिवार के रहते ऐसा कोई आदमी वहां सरवाइव कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल फिर से। देखिए, कांग्रेस का कांग्रेस के संगठन इंचार्ज है केसी वेणुगोपाल, केरल से आते हैं। मैंने कहानी यहाँ दी है किताब में। जब यूपी के एक अध्यक्ष बने, खबरी, ब्रजलाल खबरी मुझे लगता है उनका नाम है, उन दोनों के बीच में जब बातें हो रही थी, केसी वेणुगोपाल हिंदी नहीं बोल पाते हैं, खबरी को पता नहीं, यस सर यस सर यस सर हेलो यस, वो एक दूसरे का साथ संपर्क भी नहीं बना पाए। तो आपके पास एक ऐसे संगठन के लीडर हैं जो उत्तर भारत की राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो बनना चाहते हैं केरल के मुख्यमंत्री। अब ऐसे व्यक्ति को, जबकि कांग्रेस जब तक नॉर्थ इंडिया में रिवाइव नहीं हो या पश्चिम महाराष्ट्र जैसे राज्य में पूरी तरह से रिवाइव हो, कांग्रेस नहीं जीत सकती भारत। अब अमित शाह को पहले आपने यूपी का एक तरह से इंचार्ज बनाया, वहीं से तो यहाँ है। उन्होंने एक तरह से अपनी एक बनारस चुना, उन्होंने उत्तर भारत हाँ, को पूरा बनाया, उन्होंने हाँ, समझा इसको। हाँ, और तब वो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय नहीं बनना चाहते थे। तो केवल एक व्यक्ति नहीं, मुझे लगता है पूरे हर राज्य में आपको कांग्रेस को एक ऐसे नेता और नेताओं की जरूरत है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि उन्होंने इतने सालों में ड्राइंग रूम नेता बहुत बनाए। हर पार्टी में ड्राइंग रूम नेता होते हैं, उनकी भी एक जगह है, लेकिन अगर आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो ड्राइंग रूम नेता है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी मास लीडर हो उसको खत्म कर दो। तो आज मास लीडर कौन रह गए? अभी सिद्धारमैया देखिए, वन ऑफ लास्ट रिमेनिंग मास लीडर्स, उसको भी 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद क्या आप हटाएंगे, कोई नहीं जानता। आपको मास लीडर्स, नॉट एन अमित शाह ओनली, एक अमित शाह जैसे व्यक्ति जो संगठन को अच्छी तरह से जानता है, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको हर राज्य में 2-3 मास लीडर्स, शायद थोड़े यंगर मास लीडर्स की जरूरत है जो लोगों के साथ कनेक्ट बना पाए। इम्पॉसिबल नहीं है, पर उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। दैट इज, आपका फोकस वही होना चाहिए। वो करेगा कौन? प्रॉब्लम ये है कांग्रेस पार्टी। अरे या तो राहुल गांधी, अगर मुझे तो हमेशा लगा कि अगर राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ही शुड बी लीड फ्रॉम फ्रंट एज कांग्रेस अध्यक्ष। या तो किसी और को बनाइए और कहिए कि देखिए आपको मैं पूरी ताकत देता हूं, आप चलिए, जो भी करें मैं आपके साथ हूं। उस तरह का व्यक्ति नजर नहीं आता कांग्रेस में, जो ये काम करना आसान नहीं है। हाथ बांध के तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और हाथ बांध के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और देखिए, अमित शाह जी की ताकत यह है कि हमने आज सबकी ताकतों के बारे या कमजोरी, अमित शाह को आप जिस तरह से देखें, साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं, लेकिन कमिटेड टू पार्टी बिल्डिंग। अपनी पार्टी, जैसे मैंने कहा, कार्यकर्ता है। तो उस तरह के कितने कांग्रेसी हैं जो हम कह सकते हैं कार्यकर्ता पहले और सत्ता के लोभी बाद है। कांग्रेस में सत्ता के लोभी ज्यादा है, कार्यकर्ता कम। इसी में बस राहुल गांधी पे एक आखिरी सवाल, जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें वो संविधान की प्रति अपने साथ रखते थे और वो किताब निकाल के दिखाते, वो एक खास तौर से यूपी में ज्यादा वर्क किया उसने। क्या हुआ, ऐसा क्यों कनेक्ट कर पाया, और क्या वो संविधान वाला मुद्दा आपको लगता है आगे कंटिन्यू कर पाएगा? देखिए, ये 2024 के चुनाव के पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान उठाया, उन्होंने एक तरह से नैरेटिव पकड़ लिया, और नैरेटिव ये था कि ये भाजपा को, और यही तो भाजपा ने गलती की कि 400 पार जो है का नारा, उसको लेकर उन्होंने संविधान जोड़ दिया राहुल गांधी ने। अब वो बड़े कोई स्ट्रेटेजी थी या ऐसे हुआ, कौन जाने, ये राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन लोगों को में एक आशंका, एक डर फैल गया कि अगर भाजपा आएगी तो रिजर्वेशन हटाएगी। 5%, 4 से 5% दलित वोट जो है वो भाजपा से खींच गया इस चुनाव में। ये सबसे बड़ा फर्क हो गया, और यहां संविधान की जो नारा था वो उनमें चल गया। और राहुल गांधी ने एक तरह से केवल चुनाव के पहले ही नहीं, 10-12 महीने से लगातार कह रहे थे जितनी आबादी उतना हक, कास्ट सेंसस लाइए। तो उसका जब उसके वो जो एक नैरेटिव आपने पकड़ लिया, वो कभी कभी क्लिक हो जाता है। तो दलितों में, और मैं ये कहता हूँ और किताब में भी कहता हूँ, यही वो समाज है जिसको कोविड के बाद सबसे बड़ी परेशानी हुई। इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों की नौकरियां गई,
जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो सबसे निचला स्तर, उन लोगों, गरीब जो है उनको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा। अब राहुल गांधी कहते हैं नुकसान छोड़िए, ये तो आपका आरक्षण भी छीन लेंगे। तो उस डर की वजह से, और बीजेपी उसको कॉम्बैट नहीं कर पाई, जो आश्चर्य है। ये डर खत्म हो गया अभी, यह डर हाँ, तो देखिए, डर के आगे जीत है। तो कभी कभी उस समय की बात है, उस समय माहौल ऐसा बना था जहां आपको जीत मिली। वही जो संविधान की बात जब आपने महाराष्ट्र के राज्य के चुनाव में रखी या हरियाणा में, वो नहीं चला क्योंकि वो चुनाव लोकल फैक्टर्स पे लड़े जाते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हर चुनाव अलग होता है। मैं ये कहूंगा, लोकल लेवल पर जब आप चुनाव लड़ते हैं, संगठन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। 5,000 3,000 वोट से हरियाणा देखिए कितने सीटें 2,000 3,000 वोटों से गई। इलेक्शंस एट स्टेट लेवल बहुत लोकल होती है, वहां ये संविधान इतना नहीं चलता, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी भी चल सकता है अगर आप बाकी चीजों से जोड़े, नौकरियों से जोड़े, आर्थिक स्थिति से जोड़े, केवल संविधान नहीं। आपको ये मुझे दिखाना होगा कि मोदी जी के राज्य में अमीर और अमीर बन गए, गरीब की स्थिति कोई बदली नहीं है। अगर आप कन्विंस कर पाओ तो अभी भी आपके लिए एक लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स की जगह है। राहुल गांधी का प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर कभी कभी पार्टी को ले जाता है। लेफ्ट ऑफ सेंटर में कांग्रेस के लिए अभी भी जगह हो सकती है। आने वाले कुछ सालों में 3 चुनावों पर सबकी नजर रहेगी। इस साल में बिहार पर है, उसके बाद यूपी और बंगाल। 3 चुनाव ऐसे होने हैं जिन पर सबकी नजर है। सबसे पहले तो बिहार आता है। बिहार में नीतीश कुमार का जिक्र इसमें आपने खूब किया है, उनके भूलने की बीमारी का भी इसमें जिक्र है, और जो हम लगातार टीवी पर देख रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है, जो नजर आता है। तो आप क्या फ्यूचर बिहार में देखते हैं चुनाव को? देखिए, मैं उनमें से हूँ। अब मैं कहूँगा, मेरी उम्र हो गई, बाल पक गए। मैंने वो बिहार देखा जहाँ असली चुनाव हुए। 90 का दशक बिहार का दशक था चुनाव देखने के लिए, क्योंकि परिवर्तन हो रहा था। लालू जी का जिस तरह से उभरना, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो अपर कास्ट की पकड़ थी, एक कास्ट वॉर था, आप माने या ना माने। उसमें एक वाकई एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार भी एक तरह से जिसके बेनिफिशियरी थे, उनको भी उसका फायदा हुआ। वो अलग जमाना था। अब क्या है, एक पीढ़ी आ रही है जिनके सामने वही चेहरे हैं जो 25। अब तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। दूसरी तरफ अगर आप भाजपा में देखें, जो दूसरी भाजपा के राज्य है जहां नए एक नेतृत्व आए हैं, उस तरह का नेतृत्व बिहार में नहीं आ पाए हैं। सम्राट चौधरी भी जो है वो भी एक तरह से बेनिफिशियरी हैं और पारिवारिक पॉलिटिक्स से आते हैं। तो एक नया चिराग पासवान इज सन ऑफ रामविलास पासवान। तो बिहार एक नई राजनीति के खोज में है, लेकिन फिर भी जाति की राजनीति अभी भी बहुत ही एक तरह से हावी है वहां की राजनीति। वो जो रेवोल्यूशन है, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक लोग उसे वो राजनीतिक क्रांति जो लाई गई, एक 30 प्रयोगशाला जो राजनीति नहीं तो अलग, अब पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स तक बिहार नहीं पहुंचा है। जिस दिन वो पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स पर पहुंचेगा तो मुझे लगता है बिहार में आप और भी, तो प्रशांत किशोर वहीं चाह रहे हैं कि बिहार को पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में ले जाए। बहुत हो गया ये जाति की राजनीति, चलिए हम एक नई राजनीति करते हैं। सो प्रशांत किशोर इज ट्राइंग टू टेक बिहार इनटू पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स। उस पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में क्या बिहार अभी भी तैयार है? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए बीजेपी ने नीतीश को छोड़ा नहीं है। आप जानिए ना, बीजेपी ने आज नीतीश जी को क्यों नहीं छोड़ा है? बिकॉज नीतीश जी अभी भी उस मंडल पॉलिटिक्स के एक फेस है, और आप उसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की जरूरत पड़ती है, कुर्मी समाज की जरूरत पड़ती है, आपको नीतीश जी की अभी भी जरूरत है। चुनाव के बाद क्या होगा वो, क्योंकि देखिए उत्तर भारत का एकमेव राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। तो शायद इस चुनाव के बाद अगर बीजेपी एनडीए सरकार बनाती तो कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग है कि आपने, पर आप देखिए, हाँ बना लिया। आप देखिए चिराग पासवान चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों चिराग पासवान को भी लग रहा है कि जो मेरे फादर का सपना था मैं शायद साकार कर पाऊं, कि मेरे नाम पर शायद स्वीकृति हो। अब क्या होगा चुनाव के बाद मैं नहीं कह सकता, बट इस समय देखिए तेजस्वी यादव कैरीज बैगेज ऑफ लालू जी के बैगेज भी है, जंगल राज का ठप्पा है, लेकिन उसके साथ और यादव और मुस्लिम के आगे जब तक आप अपनी राजनीति नहीं ले पाएंगे तब तक आप कैसे, आपको यश मिलेगा। लेकिन उसमें युवा है, वो एक तरह से एक एनर्जी है, लेकिन ही रिप्रेजेंट्स मंडल पॉलिटिक्स। अभी भी वो मंडल पॉलिटिक्स के एक प्रतीक है, और मुझे लगता है इसी वजह से बिहार अभी भी
पूरी तरह से पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर के लिए भी इतना आसान नहीं है। और भाजपा को भी मालूम है कि इस मंडल पॉलिटिक्स में हम ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहते जो 2015 में आए, जहां लालू और नीतीश साथ में आए और हम बुरी तरह से हार गए। आप सोचिए ना, 2014 मोदी पीक पर, 2015 में बिहार हारते। तो बिहार अद्भुत है, अलग राज्य है, पर वो 90 की एक्साइटमेंट मिसिंग है। पर आप तो जाएंगे चुनाव? नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार मुझे जाना है, चंपारण जाना है, चंपारण मटन खाना है। हाँ। चंपारण का जो मटन होता है वो अलग होता है, बहुत दिनों से नहीं खाया, तो जाना तो है। और डिस्कस कर लें, फिर जी जी, फूड और क्रिकेट का भी बाद में डिस्कस करेंगे। वो तो अलग एक प्रोग्राम करेंगे। पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पे बात कर लेते हैं, फिर हम यूपी से आके इसको क्लोज करेंगे। सो नाउ ममता बनर्जी पे पिछले देखें हम कुछ दिनों से, 2024 के चुनाव में तो अपना गढ़ बचाने में वो कामयाब रहीं। 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने, कमाल का प्रदर्शन किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और अब वो चुनाव में जाएंगी, और जो उन पर जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, जो रेप की घटनाएं जिस तरीके से बंगाल में हो रही हैं और जिस तरीके से हर घटना पर वो घिरती हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पहले जब भी मैं बंगाल की बात करता हूं, मैं एक कह दूं कि मेरी वाइफ जो है टीएमसी की अब राज्यसभा एमपी है, तो ये बात एक डिस्क्लेमर तो देना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए, बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने जिस तरह से पिछले 15 साल में लेफ्ट को खत्म कर दिया, उससे उन्होंने वो पूरा पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई किया, जिसमें अब धीरे धीरे पिछले 7-8 सालों में बीजेपी उभर कर आई है एज प्राइम ऑपोजिशन। लेकिन जब तक आप ममता बनर्जी के दो जो प्रमुख एक तरह से वोट बैंक आप कहिए, एक मुस्लिम करीब 30% और दूसरा महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कोई चुनाव वही पार्टी जीतती है जिसके पास मेजॉरिटी महिला आती है। आपने रेप के इंसिडेंट्स का जिक्र किया और ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखदायक है, लेकिन आम महिला मुझे नहीं लगता असुरक्षित महसूस करती है बंगाल में। अब हाँ, मीडिया उसे और ये देती है क्योंकि महिला मुख्यमंत्री और आपके राज्य में ऐसी घटनाएं होती है, आपको उसके लिए जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। और उसका कहीं ना कहीं कलकत्ता जैसे शहर में आरजी कार और ये कॉलेज की घटना पे बाद कुछ ना कुछ तो असर तो होने वाला है आपकी लोकप्रियता पर, या आपके ये जो आपने इमेज की है कि आप महिलाओं के साथ है। लेकिन उन्होंने जो कार्यक्रम महिलाओं के लिए किए हैं वो लॉन्ग टर्म है। वो चुनाव, वो लाड़की बहन या लाडली बहन जैसे नहीं है कि चुनाव के 2-3 महीने पहले मैंने किसी को पैसे दे दिए। वो लगातार 10 साल से कर रही है, तो एक वोट बैंक बनाया है। अगर बीजेपी उस वोट बैंक में सेंध कर पाती है इस बार, या पूरा जो एंटी ममता वोट है, वहां चुनाव क्या है, ममता बनाम एंटी ममता, अगर वो पूरा एंटी ममता वोट आपकी तरह आता है तो बीजेपी को चांस है। लेकिन अगर वो एंटी ममता वोट जो है लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी में डिवाइड होता है, तो ममता को हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और मैं ये समझता हूं एंटी इनकम्बेंसी जरूर आ गई है, कई एमएलएस के खिलाफ आ गई है, कई एमएलएस को आपको बदलना पड़ेगा। कई जो लोकल लेवल जो गुंडागर्दी है, मोर देन ये जो मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत आज ममता बनर्जी को होगी कि एक इमेज आपकी पार्टी की लोअर लेवल पर बन गई है कि आप केवल आपके जो मसलमैन हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वसूली करते हैं, जो तोलाबाजी आप पर आरोप लगाए, उसका कितना असर होगा। उसके लिए फिर भी मैं कहूंगा जब तक आप ये एमएम फैक्टर, मुस्लिम महिला, उस पर पूरे मुस्लिम फैक्टर मुझे नहीं लगता इस बार ममता से दूर जाएगा, वो ममता के साथ ही रहेगा। कांग्रेस उसमें थोड़ा कर सकती है, लेकिन जो महिला फैक्टर है, देखिए मुझे अभी भी प्रशांत किशोर जो ममता के लिए लास्ट टाइम काम कर रहे थे, उन्होंने कहा वी नीड द वोट, हमारे पास माइनॉरिटी वोट तो है, वी नीड माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी वोट, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट में से हमको एक 25-30% भी मिले तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मिलते हैं क्योंकि महिलाएं तो 50% है। तो महिला वोट इज ममताज बिगेस्ट टिकट, इसीलिए बीजेपी इन इश्यूज को भुना रहा है, उसको आगे ले रहा है। पर एक आखिरी पॉइंट कि बीजेपी के पास, और उन्होंने, मैंने किताब में भी लिखा है कि एक नेता की जरूरत है जो ममता की लोकप्रियता, देखिए ममता जो है मास लीडर है, जैसे मैंने कहा सिद्धारमैया बहुत कम मास लीडर रह गए इस देश में। नरेंद्र मोदी गुजरात में एक तरह से मास लीडर बन गए आखिर बाय द एंड। ममता बनर्जी बंगाल में है, सिद्धारमैया मैं समझता हूँ कर्नाटका में है।
बहुत कम रह गए। मैं कम अब धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। बन गए, लेकिन उस मास लीडर को अगर आप टकराव देना चाहते हैं तो आपको किसी एक नेता या एक एक विश्वसनीय नेता को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बंगाल में बीजेपी में भी बहुत अंदरूनी लड़ाई है, सब बाहर से आए हुए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। तो बाहर से और अंदर के नेताओं में, और यही वजह तो बीजेपी को बंगाल में 2024 के चुनाव में भी हार खानी पड़ी। पीपल वोट फॉर, जस्ट लाइक बीजेपी वोटर जो है मोदी के नाम पे वोट देता है, तृणमूल का वोटर ममता के नाम पर। पार्टी को जरूर नुकसान हुआ है, ये जो रेप की घटनाएं, तोलाबाजी, गुंडागर्दी पर हुआ है। ममता के इमेज पर कितना दाग लगा है अभी सवाल है। मैं पोल देख रहा था, अभी भी मेजॉरिटी आर सेइंग दे वांट हर एज चीफ मिनिस्टर, जस्ट लाइक मेजॉरिटी से दे वांट मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। तो पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में, और किताब में मैंने लिखा है कि किस तरह से बीजेपी ने 2021 में कोशिश की थी सौरव गांगुली को चेहरा बनाने के लिए। वही तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया कि डील करते हैं, आप प्रेसिडेंट बन जाइए, उसके बाद हमारे लिए कैंपेन करें। वो चला नहीं, लेकिन आपको एक लोकल लेवल स्ट्रांग लीडर लगेगा। अस्पताल में एडमिट हो गए। हाँ, नहीं, ममता ने जो फोक अपने आप को जनता के साथ जुड़ाव रखा है। कई बहुत कम नेता हैं जो लगते वो बंगाल के बाहर जाती नहीं है। वैसे नवीन पटनायक ने भी सालों तक रखा था, पर इस चुनाव में उन्होंने गलती की और इससे बीजेपी को फायदा हुआ कि आपने वो पांडियन जो तमिलनाडु से आईएएस ऑफिसर थे उनको आगे कर दिया। तो लोकल लेवल लीडर को हराना इस देश में आसान नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है बीजेपी के लिए चैलेंज है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ का जिक्र आया। 2024 के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश ने दिया। इवन वो अयोध्या फैजाबाद की सीट भी हार गए, जिस राम मंदिर का उन्होंने शुभारंभ कराया इतने साल की लड़ाई के बाद, सब कुछ करके। तो उसने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया राजनीति कि योगी वर्सेस मोदी एंड अमित शाह, वो आज तक कंटिन्यू कर रही है। और बीच बीच में ये खबरें आती रही कि योगी की कुर्सी गई, योगी की कुर्सी गई, योगी को हटाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप ऐसी कोई कहानी हमको सुनाएं जो इस किताब में भी है, और हमारे दर्शकों को जो सुन के मजा आए कि क्या हुआ 2024 के चुनाव में। नहीं, मैंने इस नहीं, देखिए, मैंने कई कहानियां सुनाई है इस किताब में। खास करके देखिए, जैसे बृजभूषण शरण सिंह, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह को एक तरह से चुनाव से परहेज करने की कोशिश। बृजभूषण शरण सिंह और योगी के बीच में बड़ी पुरानी एक 36 का आंकड़ा है, और बृजभूषण शरण सिंह का एक तरह से की पकड़ है 3-4 इलाकों में। इन्होंने फिर आखिर में डील कर दी, नड्डा जी को कहा गया आप उनसे बात करिए, वो फिर नड्डा जी की बात भी नहीं माने। फिर अमित शाह जी को लास्ट मिनट फोन करेगा, प्लीज आप मान जाइए, चुनाव मत लड़िए। फिर उनके बेटे को लड़ाया गया, उन्होंने कहा मैं फिर अब केवल मेरे बेटे के लिए कैंपेन करूंगा और किसी के लिए नहीं। तो वो जो पुराने जो एक तरह से लड़ाइयाँ थी वो उभर कर आई। वहीं मैंने उदाहरण दिया है कुछ और। आपने कृपा शंकर सिंह को लाया था यहाँ से, महाराष्ट्र से आए और जौनपुर से लड़े, और वहाँ धनंजय सिंह जो वहाँ के एक तरह से बाहुबली है, उनको लास्ट मिनट आपने पार्टी में शामिल किया या पार्टी से कैंपेन करवाया। पहले उनके पत्नी को प्रॉमिस किया कि आप कुछ टिकट देंगे उनको, या वो बसपा से लड़ने वाली थी, उनको कहा मत लड़िए, विड्रॉ कराया। और योगी जी और धनंजय सिंह की भी नहीं बनती है। तो आपने कई लोगों को ऐसे या तो प्रोत्साहित किया या कमज़ोर किया जिनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ पार्टी में हो रही थी। साकेत मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा के बेटे जो हैं, उनको अभी आपने टिकट दी, वहाँ के लोग नाराज़ थे। योगी जी ने एक लिस्ट बनाई थी, मैंने उसका जिक्र किया है। उस लिस्ट में से अपने ये जनरल वीके सिंह भी थे योगी जी के लिस्ट में, जो गाजियाबाद से सबसे बड़े मार्जिन से जीते थे, उनको भी लास्ट मिनट आपने टिकट काट दी। वहाँ सुनील बंसल जो है, जो अमित शाह के खास है, अब उनको बंगाल भेजा गया है, लेकिन उनकी और योगी जी की बनती नहीं है, उनमें पावर स्ट्रगल था। तो पावर स्ट्रगल्स बहुत थे बीजेपी में, और बीजेपी को उसका नुकसान भुगतना पड़ा इस चुनाव में। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ, आम चुनाव में इसका आपको नुकसान, जब वो चुनाव लोकल हो जाता है तो वो योगी जी के नाम पे लड़ा जाएगा 2027 में। तो योगी जी की कुर्सी 2027 तक सेफ है? मुझे देखिए, ये जो बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, योगी जी की क्या कुर्सी सेफ है, ये सवाल जो है उनके जवाब हमें अगले 6 महीने में मिलेंगे। लेकिन योगी जी को हटाना मुश्किल है। योगी जी लोकप्रिय नेता हैं, किस वजह से आप हटाएंगे उनको? आपको कोई ठोस वजह, केवल वो हमें पसंद नहीं या उनका चेहरा पसंद नहीं चलेगा। और योगी जी ने अपनी एक
अपनी अपनी एक चेयर को खास करके जब वो बाई इलेक्शन चुनाव के बाद जीत गए 2024 के बाद अपनी एक स्थिति को और मजबूत किया। हाँ, कई नेता यूपी के हैं, उन नाखुश हैं, उनकी बात मानी नहीं जाती है, ब्यूरोक्रेट्स की ज़्यादा चलती है, ये सब है। लेकिन मुझे लगता है योगी जी जैसे नेता को हटाना इस समय बहुत मुश्किल है और 2027 का चुनाव योगी जी के अध्यक्षता में या योगी जी के मुख्यमंत्री पद पर या उनके 10 साल के कार्यकाल पर लड़ा जाएगा। यूपी में भी वही प्रॉब्लम जो बंगाल में भाजपा को है कि आपके पास कौन वो नेता, केवल अखिलेश यादव एक नेता है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अपने आप को पूरे यूपी की एक बार फिर पार्टी बनाकर, जो उन्होंने देखिए 2024 में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी राजनीति की, पीडीए फैक्टर जो जिस तरह से पिछले दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी कोशिश की कि यादव और मुस्लिम को छोड़कर बाकी समाजों को टिकट दे, जो तेजस्वी को भी एक तरह से करना चाहिए। वो अगर कोशिश कर पाए और कांग्रेस के साथ समन्वय बन पाए तो जरूर फाइट दे पाएंगे। लेकिन आपको एक वो लोकल लेवल पर क्या आप अपने संगठन को इतना मजबूत बना पाएंगे जो संघ परिवार का जितनी मजबूती आज यूपी में बन गई है? आसान नहीं है, फिर भी नामुमकिन, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। योगी को भी हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और हराना दोनों ममता दीदी को हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और बिहार में आज की तारीख में एनडीए को हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अपार संभावनाओं का खेल है। हाँ, क्योंकि देखिए यूपी के लिए 18 महीने हैं, 18 महीने में क्या संभावना है, योगी जी का क्या होगा, अध्यक्ष कौन बनेंगे बीजेपी में, कई। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने जो हिंदुत्ववादी राजनीति की है उससे एक हिंदू वोट बैंक उन्होंने मजबूत किया है। कहीं ना कहीं यूपी स्लोली मूविंग टू पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स, जो बिहार नहीं। मैंने एक्चुअली कंपैरिजन यूपी और बिहार का करना चाहिए, नॉट विद बंगाल। यूपी में राजनीति धीरे धीरे पोस्ट मंडल जा रही है। लोग देख रहे, युवा यादव जो है बहुत जुड़ा था बीजेपी के, देखिए दलित जुड़ा था, लेकिन दलित भी ऑप्शंस देख रहा है क्योंकि मायावती बिल्कुल कमजोर हो गई है। वही जाटव वोट जो एक समय ओनली विद मायावती था वो ऑप्शन देख रहा है। यंगर यादव भी ऑप्शन देख रहे हैं, वहीं भी कुछ अपर कास्ट भी है, वो भी निराश है भाजपा के साथ। तो एक धीरे धीरे चर्निंग हो रही है। अब 2027 आते आते वो कहां रुकती है वो चर्निंग, वो बात अलग है। लेकिन यूपी में मैं देख रहा हूं कि लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और शायद उनको ऑप्शंस मिल सकते हैं जो बिहार में तुरंत उस लेवल पर नजर नहीं आते। सो यूपी इज पॉसिबली, और यूपी को कभी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। जो यूपी को प्रिडिक्ट करता है ना, 1.5 साल पहले वो अपने मुंह पर ये मैं जो आपको कह रहा हूँ 18 महीने पहले आप कह रहे राजदीप जी, आपने तो कहा था योगी जी को कोई कॉन्टेस्ट नहीं दे सकता। यूपी में कुछ भी हो सकता है, इट्स द मोस्ट अनयूजुअल। यूपी हारना, देखिए यस एब्सोल्यूट। देखिए बीजेपी में एक, आई मेंशन इन द बुक, 1947 के बाद ये देश की सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन है। ये मशीन है, ये एक तरह से फॉर्मूला 1 कार की तरह है। बाकी अभी भी पुराने फिएट एम्बेसडर चला रहे हैं, कौन ड्राइवर हो, कब कैसे हो। फरारी को टक्कर देने के लिए आपको, फरारी को कंपटीशन देने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि किस तरह, कम से कम राहुल गांधी ने 2024 में नैरेटिव दिया, अब 2025 आते आते आपको एक नया नैरेटिव या कुछ तो दिखाना, आपको वो संविधान अगर आप करना चाहें उसे लोगों की आर्थिक स्थिति से जोड़ना पड़ेगा लोगों को। हाँ, जीत सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और यही और ये लोगों में कन्विक्शन नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी स्टिल नेता नंबर 1। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट संजीव जी, 20-22 साल 23 साल हो गए। 2021 में वो गुजरात चले गए, 24 साल हो गए। 24 साल में वो कभी, हाँ 2001 में अक्टूबर के महीने चले गए, 24 साल में चुनाव नहीं आ रहे। आई मीन नो मेजर इलेक्शन हैज ही लॉस्ट, जहां वो कैंडिडेट थे वो टिकट पर थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कुछ तो होगा। अब और वहीं आप कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ देखिए, 3 लगातार चुनाव हारे हैं और कांग्रेस का टोटल वोट 99 इस बार, एक बार 52, एक बार कुछ 45, सब जोड़ दें तो भी बीजेपी का 240 नहीं बनता है। तो कांग्रेस को
यहाँ अगर कांग्रेस नहीं कर पाए, एक व्यक्ति हमने बात नहीं की, आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल, नहीं मैं ये कह रहा था एक जमाने नहीं क्योंकि विपक्ष का जो कौन, ये एक चैप्टर है कौन बनेगा चैलेंजर। अब 2024 में राहुल गांधी चैलेंजर बने, क्या 2029 में वहीं रहेंगे या कोई और आएगा? आप गुजरात में देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल को जरूर सेटबैक हुआ दिल्ली में हारने के बाद, लेकिन आजकल अरविंद केजरीवाल आजकल टीवी में नहीं देखते कि किसी ने उसे कुछ दिन पहले उनको फोन करके कहा, अरविंद जी आप आजकल टीवी पर नहीं आते। उन्होंने कहा जब मैं आता था तो आप कहते आप पब्लिसिटी लेकर आ रहे हैं, अब मैं नहीं आता आप कहते आप क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं 1 साल पूरी तरह से पंजाब पर मेरा ध्यान है, और उसके बाद अगर पंजाब में अच्छा रहा तो फिर मैं गुजरात चला जाऊंगा। तो एक दिस कंट्री इज लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। तो दोस्तों ये वो किताब है, देखिए ये हिंदी में आई है, राजदीप सरदेसाई की 2024 डेमोक्रेसी की जीत। तो आप इस किताब को पढ़िए, और राजनीति का कीड़ा अगर आपके अंदर है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी बेहतरीन किताब हिंदुस्तान में कोई नहीं लिखता, ना ही लिखी जाती है। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को आपको समझना हो, इससे बेहतर किताब नहीं है। पूरे 5 साल में क्या हुआ इस देश में आपको समझाती है। इससे पहले की भी दोनों किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, आप चाहें जिस भाषा में पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप, हमसे बात करने के लिए। इतना टाइम कम है दरअसल, इतनी देर बात करने के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, फिर मिलेंगे। मैं बस आपको इतना ही कहता हूँ, इस साल जरूर बुलाइएगा साहित्य में, हम इसी तरह से चर्चा करेंगे, खुलकर करेंगे, क्योंकि आपने जो साहित्य के लिए जो प्रोग्राम्स किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों इस माहौल में साहित्य को एक जगह दी है, जो मैं समझता हूँ आपको और आपके पूरी टीम की मैं प्रशंसा करता हूँ कि आप उसे और भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।